हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका आज के इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, हम ये पार्ट 2 कर रहे हैं इस वीडियो का। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि वही पार्ट 1 मेन है। फिर इसके बाद अपनी जो राम कहानी है वो पूरी की शुरुआत हो जाती है राम कहानी की। तो पहले पार्ट 1 आप देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो आज हम देखेंगे आधुनिकीकरण के रास्ते कि जो पार्ट 2 है उसे देखने वाले हैं दोस्तों। तो हमने यहाँ तक कवर कर लिया था, अब जापान से शुरुआत करते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब वाली बटन को दबा दें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारी जो अभी बहुत सी वीडियो आने वाली बाकी है तो वो आपको जल्दी से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जापान जापान जैसा कि आप सभी जानते होंगे, जापान द्वितीय विश्व युद्ध में हार गया था, है ना कि नहीं। जापान द्वितीय विश्व युद्ध में हार गया था। कैसे? क्योंकि अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम, एक अणु बम था और एक परमाणु बम था, 2 बम फेंके थे। तो इससे जापान का जो पूरा सत्यानाश हो गया। तो फिर जापान के संविधान को दोस्तों, फिर वहाँ पर जापान का संविधान बना। और फिर क्या हुआ, उस संविधान को शांति का संविधान कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े का जिक्र नहीं किया गया है, यानी कि अस्त्र शास्त्र का प्रयोग भी उस संविधान में नहीं करना है, इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये जापान था दोस्तों। अब हम विस्तृत से चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, ये मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा आपको, इनको आप नोट कर लेना, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, 3 हो, 4 हो या 5 हो, किसी भी प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो आप इनको नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट है दोस्तों अपना, जापान पर क्योतो में रहने वाले सम्राट का शासन हुआ करता था। देखो दोस्तों, जापान में क्या हुआ था, जो क्योतो है ना, तो क्योतो में जो सम्राट रहता था तो उसका शासन हुआ करता था, मतलब दूसरे देश का शासन हुआ करता था। कहाँ? जापान में। लेकिन बाद में शोगुन सत्ता में आ गए। फिर क्या हुआ, जो शोगुन लोग थे वो सत्ता में आ गए। और जापान का जो योद्धा वर्ग है उसे सामुराई के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न दोस्तों कई बार एमपी बोर्ड हो गया, सीजी बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया, इनमें कई बार पूछा जा चुका है। तो आप प्लीज़ इसे छोड़िएगा मत। जापान का योद्धा वर्ग को सामुराई के नाम से जाना जाता है। तीसरा पॉइंट है अपना, व्यक्ति के गुण उसके पद से अधिक मूल्यवान समझे जाने लगे। जो पद दोस्तों, जैसे कोई कलेक्टर बन गया तो उसके गुण कोई नहीं देखेगा, गुण जैसे ही रहे वो पद देखेगा। पर उस समय जापान में क्या हुआ था, जो व्यक्ति के गुण थे उसे पद से अधिक मूल्यवान समझा जाता था। गुण को मतलब महत्वपूर्ण क्या था उस समय? गुण। आगे बढ़ते हैं। छपाई दोस्तों, चौथा पॉइंट है अपना छपाई। तो वहां पर छपाई किस प्रकार से होती थी? तो छपाई दोस्तों, लकड़ी के ब्लॉक, अब जैसे ये लकड़ी है तो एक ब्लॉक ये हो गया लकड़ी, यानी कि पटिया, अपनी जो ग्रामीण भाषा है उसमें पटिया बोलते हैं उसे। तो लकड़ी के ब्लॉकों से की जाती थी छपाई, है ना कि नहीं। किस प्रकार से की जाती थी? जापानी लोग यूरोपी छपाई को पसंद नहीं करती थे, मतलब कि जो यूरोप तरफ की छपाई थी उसे पसंद नहीं करते थे। तो लकड़ी के ब्लॉक से की जाती थी, मतलब कि लकड़ी पर की जाती होगी छपाई। जापान अमीर देश समझा जाता था क्योंकि वह चीन से रेशम, अमीर देश क्यों समझा जाता था दोस्तों जापान? क्योंकि वह चीन से रेशम और भारत से कपड़ा जैसी विलासी वस्तुएं आयात करता था, इसलिए वह अमीर देश समझा जाता था दोस्तों। तो आपको यहाँ पर समझना है जापान अमीर देश कैसे था, क्योंकि वह चीन से क्या खरीदता था? रेशम, और भारत से कपड़ा, अपने देश से क्या जाता था? कपड़ा। तो वो अमीर देश समझा जाता था। छठवां पॉइंट है अपना, विलासी वस्तुएं किन्हें कहते हैं? तो विलासी वस्तुएं दोस्तों अपने को बिल्कुल बेसिक से बेसिक पढ़ना चाहिए, क्योंकि अपने को बाद तक पढ़ाई करना है। और ये दोस्तों, ये नॉलेज आपको बाद में काम आता ही है। तो विलासी वस्तुएं किन्हें कहते हैं दोस्तों? अर्थशास्त्र के अनुसार जिनकी मांग बढ़ती आय के साथ बढ़ती है, यह मांग अति आवश्यक वस्तुओं के बिल्कुल ही विपरीत है। जिनकी मांग दोस्तों बढ़ती आय बढ़ी तो उसके साथ भी बढ़ती है, तो उन्हें विलासी वस्तुएं कहते हैं। अब जैसे हम देख लें, विलासी वस्तुएं इमारत, वो क्या कहते हैं? चंदन की लकड़ी, तो उसकी आय बढ़ी है। नहीं दोस्तों, चंदन की लकड़ी, उनकी आय बढ़ी चंदन की लकड़ी की, तो वो
मांग बढ़ती आय के साथ बढ़ती है, तो चंदन की लकड़ी की मांग भी बढ़ती जाएगी। जैसे अपनी आय बढ़ी तो चंदन की लकड़ी की जो मांग है वो भी बढ़ती जाएगी। तो ये है विलासी वस्तुएं। अब निशिजिन देख लेते हैं। निशिजिन क्योतो में है। वही अपन ने क्योतो में रहने वाले सम्राट का शासन कहाँ हुआ करता था? जापान में। मैंने अभी सबसे फर्स्ट में वही पॉइंट बताया था। तो ये दोस्तों निशिजिन क्योतो में है, ये एक नगर है। आपको बस इतना ही याद रखना है। और एक और पॉइंट याद रख लेना दोस्तों इससे, निशिजिन का रेशम दुनिया भर में बेहतरीन रेशम माने जाना लगा। तो जो निशिजिन था दोस्तों, वो क्योतो में था, वो एक नगर था। तो वहाँ का जो रेशम है वो दुनिया भर में बेहतरीन रेशम माने जाने लगा। फिर आगे क्या हुआ? जापान की उत्पत्ति की मिथ की कहानियाँ सुनो दोस्तों, बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं। क्या हुआ? वहाँ पर कहानी प्रचलित थी, इन द्वीपों को भगवान ने बनाया था और सम्राट सूर्यदेव के उत्तराधिकारी थे। लोग क्या समझते थे? ये जापान जो द्वीप है इसे किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। और सम्राट जो है मतलब कि राजा, वो सूर्यदेव के उत्तराधिकारी थे। अगला पॉइंट है दोस्तों अपना 9 पॉइंट है। 1968 में एक आंदोलन दोबारा 1968 में क्या हुआ? एक आंदोलन हुआ। उसमें जो शोगुन को जबरदस्ती सत्ता से हटा दिया गया। शोगुन आ गए थे सत्ता में, यानी कि वहां पर शोगुन लोग शासन करते थे। तो उन्हें क्या हुआ? 1868 की बात है, उन्हें एक आंदोलन चलाया गया और उसके द्वारा उन्हें जबरदस्ती सत्ता से हटा दिया गया। फिर क्या हुआ? और सम्राट मेजी को एदो ले आया गया। एदो दोस्तों, एदो का न्यू नाम है टोक्यो। अपन ने अभी सुने होंगे टोक्यो ओलंपिक, है ना कि नहीं? तो उसका पुराना नाम क्या था? एदो था। एदो था। टोक्यो का क्या अर्थ होता है? टोक्यो का अर्थ होता है पूर्वी राजधानी। फिर 10वां पॉइंट है। ये पॉइंट दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो है ही, पर आप यदि हिस्ट्री में थोड़े इंटरेस्ट रखते हो तो उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10वां पॉइंट है अपना फुकोकू क्योहे। आपको नाम थोड़ा अटपटा लगेगा तो इसलिए इन्हें एक बार लिख लीजिए और एक दो बार पढ़ लीजिए तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, फिर आप कभी भूलेंगे नहीं। फुकोकू या क्योहोए, क्योहोए, समृद्ध देश मजबूत सेना, ये नारा था दोस्तों, एक प्रकार का नारा है ये। इसका नारा का क्या अर्थ होता है? समृद्ध देश मजबूत सेना। अब अपना 11वां पॉइंट है, सम्राट का जन्मदिन राष्ट्रीय छुट्टी का दिन बन गया। जैसे कि वहाँ का सम्राट, राजा, राष्ट्रपति कोई भी रहा हो, तो उसका जो बर्थडे था, जन्मदिन, उसे राष्ट्रीय छुट्टी का दिन बना दिया गया। 12वां पॉइंट है, जापानी भाषा एक साथ 3 लिपियों का प्रयोग करती थी। वह कांजी, है ना कि नहीं? उसे कांजी कहते हैं। वो 3 लिपियों का प्रयोग करती है दोस्तों जापानी भाषा। जापानी अपने सुने होंगे, देखे होंगे जापानी लोग को, उनकी भाषा भी सुने ही होंगे कहीं ना कहीं टीवी अखबार में वगैरह में। दूसरा, ध्वन्यात्मक वर्णमाला का विकास भी किया गया। और ये हीरागाना दोस्तों और ये कताकाना, ये पिछले बार पूछा गया था तो इस बार भी पूछा जाएगा आपके ये एमपी बोर्ड में। हीरागाना, हीरागाना क्या है? नारी सुलभ समझी जाती है क्योंकि हेआन काल में बहुत सी लेखिकाएं इसका इस्तेमाल करती थी, है ना कि नहीं? फिर 13वां, सेंसर व्यवस्था। आप सुने होंगे सेंसरशिप वर्ड सुने होंगे, तो उसका मतलब क्या होता है दोस्तों? भाषण अथवा अन्य मानवीय अभिव्यक्ति के रूपों को संपादित, संशोधित अथवा परिवर्तित करना, है ना कि नहीं? तो ये होती है सेंसरशिप। अब दोस्तों ये आगे के कुछ बहुत से पॉइंट रह गए हैं तो इन्हें हम अगले वीडियो में समझाएंगे। आज के लिए बस इतना ही बहुत है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको अगला वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत से वीडियो भी चैनल में अपलोड हो गए हैं तो उन्हें भी आप देख लीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।